नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है और इनका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है डॉक्टर रितु सिंह। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने, काफ़ी बेबाक होकर हर मुद्दे पर बात करती हैं। इन्होंने हाल ही में बहन जी से भी मुलाकात की। चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, बीएसपी प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। कई सारे मुद्दों पर आज हम इनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका रितु जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुजन राजनीति इस समय किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? बहुजन राजनीति बहुत अच्छी दिशा में जाते हुए दिख रही है। बहुजन राजनीति को जो जिसे कहते हैं ना, सत्ता के भूखे लोगों ने, वोट की राजनीति करने वाले लोगों ने कि कुर्सी हमारे पास रहे, उन्होंने बहुत ख़त्म करने की कोशिश करी। इसलिए जो चोट उन्होंने हमें दी, हम लोग और अच्छे लेवल पे संगठित हो रहे हैं और अच्छे लेवल पे अपने आप को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मजबूती से। कहते हैं ना, कम बैक, सेटबैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द कम बैक, वो होने वाला है। आपने चुनाव भी लड़ा, कैसा रहा प्रदर्शन आपका? बहुत बढ़िया रहा। बहुत कम टाइम था मेरे पास चुनाव का, लेकिन जितना भी टाइम था हमने एक जगह पे पूरी अपनी पार्टी को जिसे कहते हैं ना, खड़ा कर दिया। एंड आई एम सो प्राउड कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मुझे उस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना गया और मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं कार्य करता हूँ। मेरा काम है बाबा साहेब की, माननीय साहब कांचीराम जी की विचारधारा को स्प्रेड करना, और उस विचारधारा के लिए मुझे चुना गया और मैंने अपना 100% दिया। बसपा के बारे में आरोप लगता है कि बहन जी और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पैसे से टिकट दे देते हैं। देखिए, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती, क्योंकि मैं ना ही उस लेवल पे हूँ कि मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी कर सकूँ। और रही बात बहन जी की, तो हमारा मुंह नहीं बनता, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। बहन जी का योगदान, मुझे लगता है कि नालायक वो लोग हैं जिन लोगों ने कुछ ज़िंदगी में किया नहीं, वो उन पर टिप्पणी कर सकते हैं। उनका योगदान भूल जाते हैं। वो लोग स्वार्थी हैं जो उनके बारे में बुरा बोलते हैं। वो लोग स्वार्थी हैं जिनको ये याद नहीं है कि एक अपने दम पे 4-4 बार सरकार बनाना। और उस टाइम पे हमारे माँ बाप बताते हैं कि उस टाइम पे ना, गरीब भी जब चलता था और वो इंसान भी अपने आप को सीएम समझता था वहाँ का, उसको भी ये प्राउड फील होता था कि मैं सीएम हूँ, मेरी सरकार है। और इतनी हारमनी थी, इतना पीस था, कोई किसी से नफरत नहीं करता था, कोई दंगे नहीं होते थे, किसी की लड़ाइयाँ नहीं होती, कोई किसी का हक छीन के नहीं खाता था। तो वो लोग जो उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, महामूर्ख प्रजातियों के वो लोग हैं और उन लोगों को कुछ नहीं आता। तो यही करना है कि आप उनकी, जैसे हमारे पंजाबियों में कहते हैं, सड़ना रीस कर रीस, कि आप रीस तो नहीं कर सकते, उस लेवल तक पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन जल सकते हो। तो जलनखोर लोग कुछ नहीं करते, बात ही करते हैं। एक चीज़ और कि भाई आते हैं, टिकट मिला, चुनाव लड़े, भाग गए। आप अभी भी बसपा में ही हैं? ऑफ कोर्स, मेरा पूरा, आप मेरे परिवार के बारे में जानते क्या हैं? मेरा परिवार पीढ़ियों से बसपा में है। मेरे परिवार के लोग, आप अगर देखें, मेरी माताजी जम्मू से आती हैं, तो मेरी माताजी जहाँ से आती हैं, तुलसीदास लंगे जी मेरी फैमिली के, मेरी मदर के ब्रदर, वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट बने वो बीएसपी के। उसके बाद उनके योगदान है पार्टीज़ में। पार्टी को जो नेशनल लेवल का स्तर मिला था, उनको कंट्रीब्यूशन था उसमें, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से वहाँ पे 4 लोगों को जिताकर, एमएलएस बनाकर वहाँ पे सरकार बनवाई और फिर पार्टी को नेशनल लेवल का ओहदा मिला। तो हमारे परिवार के योगदान, हम उन लोगों में से नहीं है कि अपॉर्चुनिस्ट हैं। बहुत लोग आएंगे, विपक्षी पार्टीज, कांग्रेस होगी या अन्य दल हो गए, इस तरीके के लोग आएंगे, जब आप हाईलाइट होते हैं, पॉपुलर होते हैं, आपको लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम पार्टी और कुर्सी वाले लोग नहीं, हम विचारधारा वाले लोग हैं। हमारे विचार इतने महंगे हैं, इतने खतरनाक है कि उनकी कोई बोली नहीं है कि उन्हें आप खरीद नहीं सकते। और डॉक्टर रितु को खरीदना, तो पहले आपको खरीदने की कोशिश हुई, इसका मतलब? बहुत। तो क्यों आप ऐसे पार्टी में है जो जिसे डूबता जहाज कहते हैं लोग? ये तो मूर्ख, बेवकूफ, मुझे बड़ा गर्क, मतलब जिसे कहते हैं ना, कितना छोटा विजन है उन लोगों का। ये डूबता जहाज है। विचार कभी डूबते हैं, विचार कभी मरते हैं। माननीय साहब कांचीराम जी के विचार मरेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के विचार मर सकते हैं। जिन विचारों पर ये पार्टी कायम है, वो विचार कभी मर सकते हैं। आप दूसरी पार्टीज में जाके उनका झंडा डंडा लहराते हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस आपके लिए रिजर्वेशन के लिए लड़ेगी, कांग्रेस सरकारी नौकरी के लिए, कांग्रेस संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के उसकी मार्केटिंग कर सकती है, वो आपके लिए लड़ नहीं सकती। उनके पास विचार नहीं है। विचार हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास विचार है, जो मान्यवर साहब ने खुद कहा है। और मेरी औकात भाई साहब से बड़ी नहीं है, मेरा विजन उनसे बड़ा नहीं है, मैं अंबेडकर से बड़ी नहीं हूँ। तो जब हमारे महापुरुषों ने एक चीज़ कह दी कि आपकी पहचान नीला झंडा और उसके ऊपर हाथी निशान, तितली नहीं, मैं
देखो मैं आप ये कह रहे हैं केतली नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ ये चीज़ कि मैंने आपको भी बता दिया कि मेरी औकात साहब से ऊपर तो नहीं है ना। मान्यवर साहब कांशीराम जी कि अगर विचारधाराओं पे चलना है, उनकी बातों को एज इट इज कोट एंड कोट करके मानना है, तो डॉक्टर रितु आंखें बंद करेगी और उनके भाषण सुनेगी, उनको याद करेगी। और उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि आप लोगों को अपनी पहचान कैसे पता चलेगी, आप लोग अपने बारे में कैसे समझोगे, कैसे पता चलेगा कि आपका असली घर क्या है। आपका असली घर नीला झंडा होगा और जिसके ऊपर हाथी निशान होगा, तो ये आपकी पहचान। तो मेरी औकात साहब से ऊपर तो नहीं। सारे नीले झंडे बन क्यों रहे हैं? अपने घर को कमज़ोर करने के लिए इसलिए बन रहे हैं इतने सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि जो विचारधारा समझता है, जो समझता है कि आपकी अपनी पहचान क्या है, वो अपने घर में रहेगा और सुरक्षित रहेगा और अपने घर को मजबूत करेगा। मेरा घर जलेगा, मैं तो देख नहीं सकती, मैं तो अपने घर को, आई एम वेरी सेल्फिश इन दैट एस्पेक्ट। आई विल सेव माई होम एंड आई एम हियर टू प्रोटेक्ट मेरे लोगों को, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनको सेव करने के लिए और अपनी पार्टी, अपने झंडे को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए। अब तो आकाश आनंद जी आ गए हैं पार्टी में, आपने देखा होगा हरियाणा में प्रचार भी किया, चौपाल भी लगाई। कैसा रहा उनका प्रदर्शन हरियाणा में? कैसा देखती हैं, क्या भविष्य है उनका आगे, राजनीतिक भविष्य कैसा है? आकाश भाई इज़ वंडरफुल एंड वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए नेता में। नेता को जो गलत हो रहा है वो दिखना चाहिए। नेता एक आपका जो फ्लेवर मान्यवर साहब कांशीराम में था ना, वो हमें आकाश जी में दिख रहा है। एंड आई थिंक वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें युवा को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और युवा मतलब कारोबार जो है पार्टी का संभाल रहा है और आगे आ रहे हैं। एंड आई हैव ह्यूज होप्स। और उन्होंने लैंडमार्क काम किए हैं हरियाणा में। जब वो जा रहे थे, ही इज़ गॉट दैट सेंसिटिविटी, एम्पैथिक जो क्राइटेरिया, जो एक करैक्टर होता है इंसान के अंदर, वो उनके अंदर था। बुजुर्गों से मिलना, लोगों से मिलना, उनकी बातें सुननी, उनके दर्द को सुनना, समझना, उस पर सोचना। और आई थिंक आगे वो बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। और जो इस तरीके का इंसान और पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसका विजन ही कुछ अलग होता है। एक चिंता की बात है रितु जी, आप युवा नेता हैं और आप जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट भी होंगे लोग जाहिर तौर पर, पार्टी के ग्राफ को लेकर कितनी चिंता होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए? देखो वो बिल्कुल सही बात है। अगर आप आकाश जी के इंटरव्यू सुने, उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी। उन्होंने कहा ये बात कि हम बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं, बहुत सारे बामसेफ के लोग हैं जिनको प्रिविलेज्ड फील नहीं कराया गया, बहुत सारे लोगों के हमारे एक लेवल, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि इस लेवल पे हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, हमें डायरेक्ट बात करनी है। हम बीच में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये बहुत सारे लोगों से परेशान हैं, हमें बहुत सारी रीजनल लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे हमें समस्याएं होती हैं जो ऊपर तक सोल्यूशंस हो सकते हैं, उनके नहीं। आकाश जी ने खुद अपने मुंह से कहा है। एंड आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो उन चीज़ों पे क्या आगे बात करते हैं और किस तरीके से बैठ के एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। और चेंज होगा और चेंज से ही आप देखोगे, परिवर्तन का नाम ही चेंज है और वो चेंज होगा डेफिनेटली। और सबके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी से परे नहीं रहेगा। और पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खतरनाक वाला ऐतिहासिक कमबैक करेगी और ऑलरेडी पुराने दौर में लौट पाएगी बसपा? पुराने दौर में तो 100% लौट रही है और बहुत ही खूबसूरत आप दौर देखेंगे। मैं तो यही कहती हूँ, बहुत ही मतलब जो उम्मीदें युवा को, बच्चों को पार्टी से हैं, वो सब पूरी होंगी। बहन जी से आपकी मुलाकात हुई, कितनी बार बहन जी से मिल चुकी हैं? मैं 3 बार। 3 बार जी। आखिरी बार जो मुलाकात हुई उसमें क्या क्या बात हुई? नहीं, वो सब पर्सनल है। हमारी जैसे कोई आशीर्वाद दिया हो, कुछ कहा उन्होंने, कोई संदेश दिया हो? ऑफ कोर्स ये कहा है कि पार्टी को समझो, पार्टी में काम करो, अभी मतलब युवा भी हो और बहुत सारी चीज़ें जो देखने की हैं और विचारधारा है, मजबूत करो और ये सारी चीज़ें। एंड आई थिंक हम लोग तो सोल्जर्स हैं पार्टी के, तो मैं अपने आप को तो सोल्जर ही मानती हूँ, एक फौजी की तरह। आप मुझे जहाँ पे जो सेवा देंगी, जहाँ तैनात करेंगी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमें यही सिखाया है और पार्टी के बारे में यही बताया है। और मैं तो यही कहती हूँ कि आई एम अ सोल्जर। आप मुझे जो जिम्मेदारी दोगे, मुझे जहाँ खड़ा करेगी पार्टी, मैं उस विचार को वहाँ स्प्रेड करूँ। आप पंजाब से आती हैं और मान्यवर जी का रिश्ता भी वहीं से है। पंजाब में पार्टी को उतना मजबूत ना करके उत्तर प्रदेश में कैसे इतना ज़्यादा बसपा मजबूत हो गई थी? देखिए, मैं उस टाइम के क्या सिचुएशन रही, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, पंजाब में भी पार्टी बहुत अच्छे से अब ओवरकम करेगी, आप देखिएगा। और मान्यवर साहब वहाँ से आते थे, हमारे लोगों को कहते ना, मान्यवर साहब ने भी कहा था कि हम चमचे हैं,
चमचा युग आप उनका पढ़िएगा। हम लोग ना ये दलाली करना छोड़ते नहीं हैं। हम लोगों को ये लगता है कि दूसरे लोग जो बहुत बड़ा बड़ा भाषण हमारे बारे में देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो हमारा भला करेंगे, लेकिन हमें ये स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पंजाब के लोगों ने धोखा खा के इतनी ठगी करके समझ लिया है कि जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई, संविधान की किताबें और बाबा साहब की बड़ी बड़ी फ़ोटो बेचकर ये दिखा कर कि हम आपके हितैषी, एक काम नहीं किया वहाँ का। वो लोग भी समझ गए कि सबसे ज़्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट की पंजाब में है और अब उन लोगों को अपनी सरकार चाहिए और बदलाव चाहिए, और हमारी पार्टी बहुत बढ़िया काम करेगी वहाँ। क्या भूमिका चाहिए आपको पार्टी में? कुछ डिमांड है या कुछ ख्वाहिश है? मेरी कोई डिमांड नहीं है। मुझे नहीं, ख्वाहिश अगर मैं कहूँ तो हाँ, मुझे ख्वाहिश बिल्कुल है कि अब मेरी यही ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी जिस तरीके का कमबैक कर रही है, युवाओं को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सब लोग उसे अपना घर समझ के उसमें काम करें, टांगे मत खींचें, बुराइयां नहीं करें, पॉजिटिविटी से उसको, उस विचारधारा को आगे लेकर जाएं पॉजिटिविटी से। और यही याद रखें कि हमारी सबकी औकात साहब से ऊपर नहीं है, हम लोग उनसे ऊपर नहीं है। आप लोग, यू कैन नॉट क्वेश्चन डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने जो कहा फॉर मी इट्स ए गॉस्पेल ट्रूथ। यू कैन नॉट क्वेश्चन मानवर साहब कांचीराम जी, तो जो उन्होंने कहा है तो वो एक चीज़ है और हमें मानना चाहिए बात। तो डॉक्टर रितु सिंह को आपने सुना, और ये बहुत बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू था। हालांकि कुछ उनको सडनली काम आ गया, उनको जाना पड़ा। बहरहाल इस इंटरव्यू को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? रितु जी की बातें आप लोगों ने सुनी, कितना कन्विंस हुए, कैसी नेता हैं, क्या लगता है जो कह रही हैं वो कर पाएंगी? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।